हे टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में किस बंदरगाह पर भारतीय तटरक्षक बल के 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए तूतीकोरिन, बी पारादीप, सी मर्मुगांव या फिर डी विशाखापट्टनम। इसका उत्तर है सी यानी मर्मुगांव। 19 अप्रैल 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरिक्स के 8वें संस्करण का उद्घाटन गोवा के मर्मुगांव बंदरगाह पर किया गया। इसमें 22 मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 29 पर्यवेक्षक और श्रीलंका और बांग्लादेश के 2 तटरक्षक पोत भी शामिल रहे। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। इसके अलावा इसका लक्ष्य SACEP समझौता ज्ञापन के अधीन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना में निहित प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों को लागू करना है, जिसमें भारत एक सदस्य राष्ट्र है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आतंकवाद के मामलों की जांच से संबंधित अनुभवों को साझा करने के बारे में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन हाल ही में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश या फिर डी मॉरिशस। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। 19 अप्रैल 2022 को भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आतंकवाद के मामलों की जांच से संबंधित अनुभवों को साझा करने के बारे में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के पैनलिस्ट और प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल प्रतिभागियों ने अपने अपने देशों में आतंकवाद से संबंधित विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की और आतंकवाद के विभिन्न मामलों में मुकदमा चलाने, विदेशी लड़ाकों यानी जो फॉरेन मिलिटेंट्स हैं उनसे निपटने की रणनीति और इंटरनेट और सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुकाबला करने के बारे में अपने अनुभव साझा किए। पैनलिस्टों ने आतंकवाद और कट्टरवाद यानी रेडिकलाइजेशन से संबंधित मामलों की प्रभावी जांच और अभियोजन यानी जो प्रोसिक्यूशन है उसके लिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के सदस्य और पर्यवेक्षक देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग और समन्वय की जरूरत पर जोर दिया। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन और एयर गन सरेंडर अभियान किस राज्य में चलाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नागालैंड, बी केरल, सी मणिपुर या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की 20वीं बैठक आयोजित की गई थी और ये बहुत खास इसलिए रही क्योंकि NTCA के इतिहास में पहली बार इसकी बैठक राष्ट्रीय राजधानी से बाहर हुई। बाघ अभयारण्य, स्थानीय मुद्दों आदि के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री ने NTCA की बैठकों को दिल्ली के बाहर वन क्षेत्रों में या बाघ अभयारण्यों में आयोजित किए जाने का निर्देश दिया था। इस बैठक में बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन और एयर गन सरेंडर अभियान जैसे कार्यक्रमों के मामले में एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। यानी जो हॉर्नबिल पक्षी है उसके संरक्षण की बात है और एयर गन सरेंडर मतलब जिस एयर गन से ऐसे पक्षियों को मारा जाता है उसे वापस सौंप दिया जाए। तो एयर गन सरेंडर अभियान कार्यक्रम के 1 साल के भीतर अरुणाचल प्रदेश 2200 से अधिक एयर गन सरेंडर का साक्षी बना है और पर्यावरण मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में इस कार्यक्रम में भाग भी लिया। इस बैठक के दौरान बाघ अभयारण्यों के लिए फॉरेस्ट फायर ऑडिट प्रोटोकॉल भी जारी किया गया। तो यहाँ पर जरूरी बात यह है कि हॉर्नबिल पक्षी भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके अलग अलग जो रूप होते हैं, जैसे मालाबार पाइड हॉर्नबिल हो गया या नारकोंडम हॉर्नबिल हो गया, अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से हॉर्नबिल पक्षी पाए जाते हैं। तो कहाँ के ये एंडेमिक हैं भारत में, उन सब के बारे में जानकारी आपको लेके रखनी होगी। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाथी भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल है जिसे 2008 में यह दर्जा दिया गया था। दूसरा, वर्तमान में देश में 32 एलिफेंट रिजर्व हैं और उत्तर प्रदेश में नवीनतम के गठन का प्रस्ताव किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2।
इसका उत्तर है बी, यानी केवल दूसरा कथन सत्य है। व्याख्या देखते हैं। हाथी हमारा राष्ट्रीय धरोहर पशु है, जिसे पर्यावरण मंत्रालय ने 2010 में यह दर्जा दिया था, न कि 2008 में, और वर्तमान में देश में 32 एलिफेंट रिजर्व हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दुधवा में तराई हाथी रिजर्व के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा में जल्द ही अपना हाथी रिजर्व पार्क होगा, जिसका नाम तराई हाथी रिजर्व रखा जाएगा। यह यूपी का अपना पहला तराई एलिफेंट रिजर्व होगा। यूपी में प्रस्तावित तराई एलिफेंट रिजर्व के अस्तित्व में आने के साथ ही दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी का अकेला राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा, जो 4 खास जंगली प्रजातियों बाघ, एक सींग वाले गैंडे, एशियाई हाथी और बारहसिंगा की रक्षा और संरक्षण करेगा। यह शिवालिक हाथी अभयारण्य के बाद उत्तर भारत का दूसरा हाथी अभयारण्य होगा, और दुधवा में प्रस्तावित तराई हाथी अभयारण्य में जो हिस्से शामिल होंगे उनमें हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 680 वर्ग किलोमीटर, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य 204 वर्ग किलोमीटर, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य 440 वर्ग किलोमीटर और उत्तर और दक्षिणी खीरी वन मंडल के कुछ हिस्से। अब बात करते हैं 5वें सवाल की। हाल ही में सुर्खियों में रहा नन्मंगलम फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर डी तेलंगाना। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। नन्मंगलम फॉरेस्ट तमिलनाडु में स्थित है और हाल ही में 273.8 हेक्टेयर नन्मंगलम रिजर्व फॉरेस्ट को सेंचुरी घोषित करने का फैसला लिया गया है, और इसके साथ ही तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में पुलिकुंद्रम रिजर्व फॉरेस्ट को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव पर भी प्रारूप तैयार करने का निर्णय हुआ है। नन्मंगलम फॉरेस्ट रिजर्व एक प्रमुख पक्षी हॉटस्पॉट भी है। नन्मंगलम फॉरेस्ट संकटापन्न यूरेशियन ईगल आउल, जिसे पूर्व में ग्रेट हॉर्न्ड इंडियन आउल कहा जाता था, के ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में जाना जाता है, और इसीलिए इसे वन्यजीव और जैव विविधता संरक्षण के लिए काफी अहम माना गया है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।